दोस्तों, मुंजिया या कच्चा कलवा मसान ये एक ऐसे अर्बन लेजेंड है जो कि पीपल के पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते हैं। इन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक है कि शिकार खुद चलकर इनके पास आता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 से 7 साल की उम्र में बच्चों का उपनयन संस्कार कर देते हैं, जिसमें उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है। साथ के साथ उनका मुंडन भी किया जाता है। इसे कोंकण में मुंजिया भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक युवा लड़का जिसकी उम्र 18 से 13 साल की हो और जनेऊ समारोह में 10 दिन के भीतर भीतर अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है तो वो मुंजा नामक भूत में बदल जाता है। इसके बाद वो काफ़ी बेचैन रहने लगता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसी तरह की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। खैर, अब चलते हैं इससे जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंज की सबसे पहली घटना माना गया था। ये बात सन 1960 के समय की है। महाराष्ट्र, जो कि तब बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ था, और इसी स्टेट में एक गांव था जिसमें हिंदू परिवार रहते थे। उस गांव के साथ ही एक बहुत बड़ा बाग था, जिस बाग में सिर्फ पीपल के बहुत सारे पेड़ थे। गांव के लोगों को मानना था कि वो पेड़ एक ही दिन में उस जगह पर उग गए थे, वो भी अचानक से। साथ ही कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वो पेड़ एक तांत्रिक ने उगाए थे और वो तंत्र किया करता था। वहां के जो भी लोग भूत प्रेतों से बाधित होते थे वो उनका इलाज करता था। ठीक इलाज करने के बाद उन लोगों के शरीर में जो भी प्रेत आत्माएं होती थी वो उसको निकाल कर उस पेड़ पर बांध देता था, हमेशा हमेशा के लिए। खैर, अब तक की ये सारी बातें सुनी सुनाई थी। किसी का कुछ कहना है और किसी और का कुछ। और तो और उस टाइम पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता था। लोग जादू टोना, भूत प्रेतों में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते थे। उस गांव का वो बाग भूतिया था। ये बात उस गांव के बच्चे बच्चे को पता थी। बस एक यही कारण था कि बच्चों से लेकर बड़े तक उस बाग में जाने से डरते थे। पेड़ों का ऐसा बसेरा था वहाँ कि वहाँ रात तो क्या, दिन में भी अंधेरा रहता था। चलते हैं कहानी की ओर। इस गांव में एक बच्चे का जनेऊ धारण होने वाला था। बच्चे का नाम था दयाराम। स्वभाव से बेहद ही चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में और घूमने फिरने में निकल जाता था। और ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव के बच्चे बच्चे को उस बाग के बारे में पता था, लेकिन दयाराम, उसको एक बार उस बागीचे में जाने की इच्छा थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वहां के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनक संस्कार से एक रात पहले एक ऐसा समय चुना जिस वक्त संस्कार से पहली वाली रात में जश्न का माहौल होता है और सभी लोग पूरी रात भजन कीर्तन करके अगले दिन तैयारियों में व्यस्त होते हैं। ठीक उसी रात का दिन था। दयाराम उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वो सावधानी से तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो बगीचा पास आ रहा था, दयाराम को वहां से आती हुई आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी थी। आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि दयाराम की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। उसने वापस मुड़कर घर जाने का फैसला किया। वो घूमकर अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। दयाराम ने जब आवाज की ओर गौर किया तो पाया कि ये तो उसके पिताजी की आवाज थी। वह दृश्य आवाज अपने बच्चे को पुकार रही थी, लेकिन वो एक छल था। वो बच्चा वापस मुड़ा और पीपल के बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को दयाराम घर पर नहीं मिला। एक तरफ संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर बच्चे का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने उसकी तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। उसी बीच पीपल के बाग के पास पड़ने वाले कुछ घरों में हलचल हुई और एक शोर सुनाई दिया। शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। वो लाश उसी बच्चे की थी। जनेऊ धारण की तैयारियां अब ठंडी पड़ चुकी थी। दयाराम के पूरे परिवार के साथ साथ गांव शोक में डूब गया। घटना के कुछ ही दिनों बाद इस बगीचे से लोगों को एक नई आवाज सुनाई देने लगी, जो कि दयाराम की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज को नाम दिया मुंजा, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। मुंजा के गांव में आने के कई दिनों तक कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अचानक घटना नहीं हुई, लेकिन
ये शांति जो थी वो आने वाले कुरान की दस्तक थी। इस घटना के बाद से ऐसा माना जाता है कि मुंजिया से जुड़ी बहुत सी और भी घटनाएं घटित होने लगी। दोस्तों, मैं इसी से जुड़ी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुंजिया बहुत ही पावरफुल प्रेत होता है। अगर आप किसी पुराने गांव में जाएंगे और वहाँ के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई ना कोई इससे रिलेटेड कहानी सुनने को मिल ही जाएगी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसमें बाहर के लोग वहां पर घूमने के लिए आते थे। उन दिनों 3 दोस्त मिलकर हिमाचल की ठंडी वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। ठीक उसी गांव में उनके एक दोस्त का पुराना घर था जहां पर उन लोगों के रहने का इंतजाम हो गया था। बस दिक्कत एक ही बात की हुई कि उनका वो दोस्त खुद उनके साथ नहीं आ पाया। उस गांव में करीब 20 या 25 घर थे। जैसे ही वो तीनों गांव में एंटर हुए तो शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ नजर आया। गांव में घुसते ही एक अजीब बात उन्होंने नोटिस की कि वहां जितने भी घर थे सबका बैकयार्ड गांव तक जाने वाले रोड और उस बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ था। मतलब ये मानिए कि हर किसी का घर का मुंह सड़क की तरफ नहीं था। यहां तक कि किसी के भी घर पर पीछे की साइड से एक सिंगल खिड़की तक नहीं थी, जो कि देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। ये बात उन तीनों ने नोटिस की थी। खैर, उनको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ा। वो बातें करते हुए गांव के अंदर चले गए। वो अपने दोस्त का एड्रेस पूछते पूछते आखिरकार उसके घर तक पहुंच ही गए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज रात को आराम करके सुबह ट्रैकिंग पर निकलेंगे। उनके दोस्त का वो घर जहां पर वो रहने गए थे, उन दिनों वहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन वो घर अभी भी ठीक ठाक हालत में था। उन्होंने खाना वगैरह खाया और सब के सब बिस्तर जमीन पर लगाकर सो गए। आधी रात यश को नींद में बेचैनी सी होने लगी, जिसकी वजह से उसकी नींद अचानक खुल गई। इतने लंबे सफर के बाद शायद उसकी तबीयत खराब हुई होगी। ऐसा सोचकर वो कमरे से बाहर निकलकर खुली हवा में टहलने गया। उस घर के पीछे ठीक एक खेत था। वो खेतों में टहलने लगा। खेतों से गांव का वो रास्ता और वो पीपल का पेड़ उसे सामने से नजर आ रहा था। साथ में 1-2 घर भी दिख रहे थे। वहां पर उस वक्त उसे और कुछ खास नहीं दिखाई दिया। अचानक यश रास्ते की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था कि इतने सुनसान रात को जंगली जानवर और कीट पतंगों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। अचानक से उसे थोड़ा सा डर का एहसास हुआ। वो वापस से घूमकर दोबारा टहलने लगा। पर इस बार जैसे ही वो वापस रास्ते की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि रास्ते में एक 5 से 7 साल का बच्चा उसे खेलता हुआ नजर आया। वो बच्चा शायद धागे से बंधी हुई किसी छोटी टायर को खींच रहा था। वो उस वक्त अकेला उसके साथ खेल रहा था। यश को उसे देखने के बाद थोड़ा हौसला मिला कि आखिरकार कोई तो इस वक्त है और वो अब अकेला नहीं है। यश के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। वो उस बच्चे को खेलता हुआ देखकर लगातार टहलता रहा। यही कोई 5 मिनट बाद वो बच्चा टायर को लेकर सामने वाले पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो गया। देखते ही देखते वो एकदम से उस पेड़ पर ऐसे चढ़ गया जैसे कोई सीढ़ियां लगी हो। यश ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। सोचने लगा कि आखिर उसने ये क्या देखा। वो भागकर उस पेड़ के पास गया। वो ठीक उस बच्चे को ढूंढ रहा था। शायद वो उस बच्चे से बात करना चाहता था कि इतनी रात को ऐसे पेड़ पे मत चढ़ो, गिर जाओगे। वो अपनी तरफ से बस उस बच्चे को अलर्ट करना चाहता था। उसको डर था कि कहीं वो बच्चा पेड़ से नीचे ना गिर जाए। लेकिन एक बात थी, इतनी ध्यान से देखने के बावजूद भी उसे वो बच्चा बिल्कुल नजर नहीं आया। उसने जैसे ही वापस जाने की कोशिश की कि तभी अचानक से वो बच्चा उसके सामने आ गया, लेकिन वो पेड़ से लटका हुआ था। उस बच्चे ने टायर की रस्सी से अपने आप को फांसी लगा ली थी। यश को एकदम से देखकर झटका सा लगा और वो भागकर उसे बचाने के लिए गया। उस वक्त यश चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसकी आवाज शायद किसी को नहीं सुनाई दी। यश घबराता हुआ उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर चढ़ नहीं पाता। बहुत ज्यादा नाकाम कोशिश करने के बाद वो घर की ओर भागा ताकि अपने दोस्तों को बुलाकर ला सके। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो बच्चा अभी भी वैसे ही खेल रहा था जैसा कि उसने पहले देखा था। यश को कुछ भी समझ में नहीं आया। ना जाने क्यों यश खड़ा खड़ा अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ यश के सामने आकर उसके कंधे पर बैठ गया। यश को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यश ने मुंह उठाकर जैसे उस बच्चे का चेहरा देखा तो अचानक उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। वो मासूम सा दिखने वाला बच्चा
उसका चेहरा अब बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका था। अचानक ही वो बच्चा इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि यश डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। आंखें खुलने के बाद वो अपने दोस्तों को सामने पाता है। वो जल्दी से उठता है और हार्दिक और ऋतिक से पूछता है कि वो शैतान बच्चा कहाँ गया। हार्दिक और ऋतिक उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं, लेकिन यश लगातार एक ही बात बोल रहा था कि बोलो ना वो बच्चा कहाँ गया। वो मेरी पीठ पर बैठा था और उसने इतनी जोर की चिल्लाया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। हार्दिक यश को पानी पिलाकर शांत करता है। हार्दिक ने यश को कहा कि सुबह के 4 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने तुझे नहीं पाया, बस यही देखने में बाहर आया था, पर तू तो यहाँ खेतों में पड़ा है, इसलिए तुझे उठाकर हम वापस रूम में ले आए। तब से लेकर अब तक तू तो बेहोश था। हमने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू अपने आप ही होश में आया है। यश ने कहा कि यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं सच में बाहर था या अंदर। दोस्तों, कहीं ना कहीं यश ने पूरी बात उन्हें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों ने यह कहा कि शायद तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये बात सुनने के बाद यश को बहुत तेज गुस्सा आया। वो तुरंत खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे कंधे पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो चुपचाप वापस नीचे बैठ गया। ऋतिक ने यश से कहा कि अपनी शर्ट उतार दे, वैसे भी क्या पता तुझे थोड़ी राहत मिले। यश ने जैसे ही शर्ट उतारी तो गर्दन से लेकर पीठ तक मुझे कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे यश को कोई पकड़कर घसीटता हुआ खेतों से यहाँ तक लाया हो। कुछ इस तरीके के निशान थे। हमने तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल लगाया। दोस्त ने बताया कि यार मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम उस पीपल के पेड़ के पास रात को बिल्कुल भी मत जाना। उसने कहा कि उस पेड़ पर कुछ साल पहले एक बच्चा लटक कर मर गया था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस बच्चे को किसी तांत्रिक ने अपनी शैतानी क्रिया के लिए चुना था। उसने उसकी बलि दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद से गांव के लोगों को उस बच्चे के रोने और हंसने की आवाज़ आने लगी। माफ़ करना यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक काम करो, तुम अभी के अभी फटाफट वो घर खाली करके वापस इधर आ जाओ। मेरी दादी यश को भभूति लगा देगी, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी मेरे शहर वाले घर पहुंचो। दोस्तों, यश ने कहा कि देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक बात थी, जब तक मैं उसके पास नहीं गया तब तक कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे उस बच्चे की तरफ नहीं जाना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, उस दिन के बाद से यश को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं यश भगवान में विश्वास रखता था। वो हर दिन पूजा पाठ भी किया करता था। शायद इसी वजह से उस बच्चे ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इन 2 कहानियों के माध्यम से शायद आपको मुंजा का समझ आ गया होगा कि आखिर ये आत्मा बनती कैसे है और किस किस तरीके की घटनाएं लोगों के साथ बीतती हैं। दोस्तों, इसी तरह के बहुत से किस्से हैं जो कि मुंजा की कहानी को दर्शाते हैं। आपने अब तक मुंजा की बहुत सी कहानियां सुन ली होगी। सबकी कहानियों में आप पीपल के पेड़ का जिक्र जरूर पाएंगे, क्योंकि उसका मेन वास वहीं पर होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं ब्रह्म राक्षस की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या कभी आपने बेतालपुर का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो, आज मैं तुम्हें वहां की एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो कि मेरे साथ घटी है। यह कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और मज़ेदार अनुभव है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और तो और, अगर आप भी इसे सुनोगे तो शायद भूल नहीं सकोगे। मैं प्रदीप शर्मा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। कई सालों बाद मैं अपने गांव बेतालपुर लौटा था। मैं पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब नौकरी के बाद गांव वापस आया था। मेरा ज़्यादातर वक्त शहर में ही बीतता था। मेरी सोच में बहुत बदलाव आ गया था। मैं अंधविश्वास को बिल्कुल महत्व नहीं देता था। दिन में खा पीकर मेरी दादी ने रात को सोते वक्त मुझे गांव के पुराने किस्से और डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगा ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। पर खैर, गांव में वापस आने पर, थोड़ा घूमने मिलने जुलने पर मैंने देखा कि सब कुछ कितना बदल गया है। मेरे बचपन के दोस्त अभी भी वहीं हैं, लेकिन अब तक वो थोड़े ज़्यादा डरपोक हो गए थे। मैंने सोचा कि क्या ये वही लोग हैं जो मेरे साथ भूतिया कहानियों में हंसते थे। एक रात मेरे कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए। बातें करते करते उन्होंने गांव के पुराने पेड़ के बारे में बताया। मैंने ये सुनकर उनसे हंसते हुए कहा
कि चलो आज रात हम वहीं चलकर देखते हैं, मैं भी तो देखूं क्या सच में वहां पर कुछ है या नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे रोका, लेकिन मेरी जिद के आगे सबके सब हार गए। हमने रात को वहां जाने का फैसला कर लिया। हम सभी ने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें साथ में रखी। रास्ते में एक दोस्त रमेश बार बार डर के मारे पीछे देख रहा था। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? रमेश ने घबरा कर कहा, नहीं यार, बस यूं ही। रास्ते में हम सब ने डर और मस्ती के बीच कई मजेदार बात की। मोहन ने मजाक में कहा, यार अगर सच में कोई मिला तो क्या करेंगे? क्या हम उससे ये पूछेंगे कि उसकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? सबके सब जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे छुपा डर हम सभी के चेहरों पर साफ झलक रहा था। रात का समय हो चुका था। हम उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे। चांदनी रात थी और हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। पेड़ के पास पहुंचती कुछ अजीब सी हरकतें सुनाई देने लगी। पेड़ के नीचे एक पुराना चबूतरा था जहां किसी ने कुछ अनुष्ठान किया हुआ था। हमने चबूतरे के पास एक पुरानी ताम्र पट्टी देखी। उस पर कुछ लिखा हुआ था जो कि साफ नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसमें डाली और पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि इस पेड़ के नीचे एक ब्रह्म राक्षस बेताल को बंद किया गया था। गांव के तांत्रिकों ने उसे अपने मंत्रों से कैद कर दिया था। ताम्र पट्टी पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जोश अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी मेरे दोस्त मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, चलो इस ताम्र पट्टी को वापस रख देते हैं। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। ताम्र पट्टी अपने आप पलटने लगी। वृक्ष के चारों ओर की जड़ी बूटियां जल उठी और हमें एहसास हुआ कि हमने गलती से बेताल को आज़ाद कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत डरावना एहसास था। समझ नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। हमने जल्दी से अपने अपने घर भागने की कोशिश की। इन सब चीज़ों को मानना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे हम घर पहुंचे और अगले दिन सुबह उठकर लगा कि अब सब कुछ ठीक है। ये जो था ये बस कल की ही बात थी। जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो कुछ लोगों की भीड़ और गांव में मची हलचल ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। जैसे ही हम समझ पाए कि हमने क्या किया है, उससे पहले ही उन घटनाओं को देखना पड़ रहा था। हमारे गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। रात के समय लोग गायब होने लगे और डरावनी आवाज़ें भी गूंजने लगी। मुझे एहसास हो चुका था कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। गांव में हर कोई डर के साए में जी रहा था। मैंने देखा कि गांव के बुजुर्ग इन चीज़ों से डरकर अपने घरों में छुपे थे। उनके लिए सब कुछ ऐसा था मानो कि जिन चीज़ों से वो बच रहे थे, उनको बुढ़ापे में ये सब कुछ फिर से देखना पड़ रहा है। मन में ये था कि अब हमें ही इससे निपटने का तरीका खोजना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदार हम सभी थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों और बाहर के तांत्रिकों की मदद से पुरानी ताम्र पट्टी में दिए गए मंत्रों और उसके उपायों का उपयोग करने की योजना बनाई। ये सब मैंने एक तांत्रिक से फ़ोन पर बात करके सलाह ली। उन्होंने मुझे एक ही रास्ता बताया था। हम सब ने मिलकर बेताल को रोकने की तैयारी की। रात के समय जब पेड़ के पास प्रचंड हवा और डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी, तब जाकर हमने मंत्रों का जाप शुरू किया। उस वक्त मंत्र पढ़ते पढ़ते हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारे दिल में दहशत की आंधी चलने लगी। हमने हमारे सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा था। मानना यह है कि जो बेताल था वो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था। उसकी शक्तियां बहुत ज़्यादा थी। दिल में डर तो था, लेकिन हम अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। हमने हार नहीं मानी। हम सब ने मिलकर बेताल को घेर लिया। उसने हमें डराने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। एक बार तो मोहन ने मजाक में कहा, अरे यार, तू तो इतना डरावना भी नहीं है जितनी मेरी बीवी गुस्से में होती है। इस बात पर हम सब हंस भी पड़े और हमने डर को कम किया। हमारी लड़ाई तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही। एक तरफ तांत्रिक और हम लोग। रात के अंतिम पहर में हमने बेताल से अंतिम युद्ध किया। मेरी हिम्मत और दोस्तों के सहयोग से, साथ ही तांत्रिक की तपस्या और अर्जित ज्ञान की विद्याओं से हम उसको फिर से कैद करने में सफल हुए। सच कहूँ तो ये संघर्ष बहुत लंबा और डरावना था, लेकिन आखिरकार हमने जीत हासिल की। एक बार फिर से गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन दोस्तों, अब मैं जान चुका था कि प्राचीन कहानियों में सच्चाई हो सकती है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा का वचन लिया ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। मैं और मेरे दोस्त अब गांव के पंचायत ऑफिस में काली शक्तियों से बचने के लिए
बहुत सी विद्याएं सीखते हैं। गांव के सभी लोग हमें आर्थिक मदद भी देते हैं। सच कहूं तो मुझे और मेरे दोस्तों को अब एक संरक्षण के रूप में देखा जाता है। यही कुछ सालों बाद मैंने महसूस किया कि गांव के लोग अब भी थोड़े डरपोक थे। एक दिन जब हम गांव की चौपाल में बैठे थे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि प्रदीप भैया, हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। मैं और मेरे दोस्त तुरंत उस बच्चे के घर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। मैंने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचते ही मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें बेताल की मूर्ति दिखाई दे रही थी। मैंने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, साथ ही मेरे दोस्तों ने भी। हमने महसूस किया कि उसमें कुछ अजीब था। मोहन ने कहा, यह तो वही मूर्ति लग रही है जो हमने वृक्ष के पास देखी थी। सबने सहमति में सर हिलाया और हम समझ गए कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमने तुरंत ही गांव के बुजुर्गों से बात की और उनको यह तस्वीर दिखाई। बुजुर्गों ने हमें बताया कि बेताल का एक साथी भी था जो कभी किसी ने नहीं देखा, पर वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। दोस्तों, ये सब जानकर हमें और भी चिंता होने लगी। हमने फैसला किया कि हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए उस वृक्ष के नीचे उस तहखाने में जाना होगा। हमने तांत्रिकों की मदद से इस चीज़ की अनुमति ली और अगले ही दिन में तहखाने में उतरने का प्लान बनाया। तहखाने में प्रवेश करते ही हमें चारों ओर अजीब सी चित्रकारी और शिलालेख नजर आए। हमने महसूस किया कि यह जगह बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी है। हम आगे बढ़ते गए और अचानक हमें एक दरवाज़ा मिला जो कि बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था। हमने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोला। वहाँ की हवा बहुत ही भारी और ठंडी थी। अंदर पहुँचते ही हमें एक बड़ा सा पत्थर और एक ताबूत दिखाई दिया। उस पर कुछ शिलालेख अंकित थे जो कि तांत्रिक मंत्रों में कैद थे। हमने उस मंत्रों का उच्चारण किया और पत्थर का ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत के अंदर एक और ताम्र पट्टी थी जिसमें बेताल के साथी के बारे में लिखा था। हमें पता चला कि बेताल का साथी भी एक ब्रह्म राक्षस था जिसका नाम था चंडक। हमने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और चंडक के नाम का जाप किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चंडक भयानक रूप में हमारे सामने आ गया। हमने बिना डरे मंत्रों का जाप जारी रखा और चंडक को कैद करने में सफल हुए। गांव एक बार फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन दोस्तों, अब मैं जान चुका हूं कि प्राचीन कहानियों को सुनना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं उन कहानियों में ही उनसे बचने के राज छुपे रहते हैं। मैंने इसीलिए दोस्तों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा का वचन लिया था ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। आज की डेट में गांव के सभी लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। बाकी यही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों कहानियाँ, जिसमें एक मुंजिया और दूसरा ब्रह्म राक्षस के बारे में था। मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप यूं ही साथ बनाए रखें और मनोरंजन को आगे की ओर बढ़ावा देते रहिए। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।